नमस्कार दोस्तों। 24 जुलाई 2024 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू सौर्या एयरलाइंस का एक विमान टेकअप के कुछ ही सेकंडों में क्रैश हो जाता है। आखिर कैसे हुआ ये क्रैश, क्या मेन रीजन हो सकता है इस क्रैश के पीछे, ये सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो को। Where if more lives can be rescued, because what we are learning from our sources on the ground there in Kathmandu is that Plane crash in Nepal, highly unfortunate as 18 people have died. The काठमांडू से आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट पर विमान हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। सौर्या एयरलाइंस का यह विमान CRJ-200 मॉडल का, जो कि रजिस्टर था 9NAMF नाम से। ये प्लेन अपने रेगुलर मेंटेनेंस के लिए पोखरा जा रहा था, इसलिए इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। जितने भी इसमें लोग सवार थे सभी सौर्या एयरलाइंस का एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स ही थे। इसमें एक बच्चा भी था जिसका जान चला गया। इस प्लेन को पाक के मुताबिक रनवे नंबर 02 से रन करते हुए रनवे नंबर 20 पे जाके टेकअप करना था और लेफ्ट के साइड टिल्ट करते हुए पोखरा की ओर रवाना हो जाना था, लेकिन हुआ 10 इसके उल्टा। यहाँ पे ये प्लेन रनवे नंबर 02 से रन करते हुए यानी कि साउथ साइड से रन करते हुए नॉर्थ साइड जाता है और जैसे ही टेकअप करता है कुछ ही सेकेंडों में ये एरोप्लेन अपना पावर खो देता है। जहाँ पे इस प्लेन को लेफ्ट के साइड टिल्ट करके पोखरा की ओर जाना था, वहीं पे ये उल्टा राइट साइड टिल्ट होकर नीचे गिरने लगता है और देखते ही देखते क्रैश हो जाता है। क्रैश इतना भयानक होता है कि एरोप्लेन ग्राउंड से टकराने के बाद 2 फीट तक घिसटते जाता है। इस घिसट में फ्रिक्शन के कारण आग लगता है, क्योंकि ये एरोप्लेन अभी अभी टेकअप किया था, इसलिए इसका फ्यूल टैंक पूरा फुल था और उसमें लग जाता है आग। और ये इतना खतरनाक आग लगता है कि इसे कंट्रोल में करने के लिए 40 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। अब क्योंकि ये क्रैश एयरपोर्ट में ही हुआ था, तो रेस्क्यू मेंबर्स को क्रैश का लोकेशन बहुत जल्दी पता लग जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। रेस्क्यू टीम को क्रैश का लोकेशन पता लगने के बाद भी वो अपना काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्रैश रिमोट एरिया में हुआ था, यानी कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड बहुत दूर से ही वाटर प्रेशर को यूज करके आग को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि इस आग को काबू में करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए इसमें 18 लोगों की जान चली गई। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक पायलट का जान बच पाया, क्योंकि टकराने के बाद इस प्लेन का कॉकपिट फ्यूल टैंक से अलग हो गया और पायलट का बॉडी आग से थोड़ा सा दूर हो गया, इसीलिए पायलट का जान 18 मिनट के बाद भी बचा लिया गया। अब इस प्लेन की क्रैश के रीजन पता लगाने के लिए एक नया कमेटी की संगठन हो गई है। इस क्रैश का रीजन हमें कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही महीनों में पता लग जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो भी विजुअल्स हमें देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा और क्या पोटेंशियल हो सकता है इस क्रैश के पीछे। इस वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं प्लेन एक घायल पंछी की तरह नीचे गिर रहा है, जैसे कि मानो इस प्लेन में कोई जान ही ना हो। और जी हाँ, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टॉल कंडीशन। ये वीडियो देखने के बाद हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये स्टॉल कंडीशन में प्लेन चला गया है। आखिर ये स्टॉल कंडीशन क्या होता है? तो गाइस, इसे आसान भाषा में समझे, स्टॉल कंडीशन उसे कहा जाता है जब कोई भी एरोप्लेन का इंजन उतना पावर क्रिएट ना कर पाए, जनरेट ना कर पाए कि वो एक प्लेन को उड़ा सके। तो ये स्टॉल कंडीशन कैसे आता है? ये स्टॉल कंडीशन तभी आता है जब कोई भी एरोप्लेन का नोज ज़रूरत से अधिक ऊपर हो जाए या फिर ज़रूरत से अधिक नीचे हो जाए या फिर इंजन काम करना बंद कर दे। अब क्योंकि ये एरोप्लेन अभी अभी टेकअप किया था, तो इसका इंजन काम करना बंद कर दे, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर मान लो इसका एक इंजन काम करना बंद भी कर दे, तो इस दूसरा इंजन में इसका इतना पावर ज़रूर होता है कि आराम से सेफली लैंडिंग करा सकता है। तो इस रीज़न को तो हम छोड़ देते हैं कि इस एरोप्लेन का इंजन काम नहीं किया होगा। तो दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है इस एरोप्लेन का नोज यानी कि आगे का जो भाग होता है अधिक ज़्यादा ऊपर हो जाना, क्योंकि ये टेकअप कर रहा था तो अधिक ज़्यादा ऊपर हो जाता है। अगर हम इतिहास को पलटा के देखें तो जितने भी एरोप्लेन ऐसे कंडीशन में क्रैश हुआ है उसमें 90% प्लेन में एक ही कंडीशन था, जो कि था स्टॉल कंडीशन, वो भी ज़रूरत से अधिक नोज ऊपर हो गया था इसीलिए। तो इसका भी एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस एरोप्लेन का भी नोज अधिक से ज़्यादा ऊपर हो गया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब कोई पायलट अपने हाथ से यानी फिजिकली कोई भी एरोप्लेन का नोज ऊपर करे, क्योंकि अभी अभी ये टेकअप किया था, तो इस एरोप्लेन का पायलट मोड में होना तो एक इम्पॉसिबल सा बात है और इसका कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि कोई भी एरोप्लेन टेकअप के वक्त एंड लैंडिंग के वक्त ऑटो पायलट मोड में नहीं होता है, वो होता है फिजिकल मोड में, जो कि उसे पायलट और को पायलट मिलकर कंट्रोल करते हैं। यानी कि इसे आप एक फिजिकल रीजन भी कह सकते हैं, जो कि हुआ था हमारे एटी एयरलाइंस के साथ पोखरा वाले क्रैश में।
तो क्या हम सिर्फ पायलट को ही जिम्मेदार घोषित कर सकते हैं यहाँ पे? जी नहीं, ये साथ गलत है, क्योंकि अभी कोई रिपोर्ट ऑफिशियल नहीं आया है और इसे आने में अभी 2 से 3 महीने भी लग सकता है। क्योंकि ये जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, मैं इस प्लेन का इतिहास देखा तो मुझे पता लगा ये प्लेन 21 वर्ष पुराना है, यानी कि 21 वर्ष से ये पुराना प्लेन था। क्योंकि ये प्लेन मेंटेनेंस के लिए ही जा रहा था पोखरा में, तो हो सकता है इस एयरप्लेन में कुछ टेक्निकल एरर आ गया हो, और ये 90% यही रीज़न हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया हो और वो भी खराब मेंटेनेंस के कारण। जी हाँ गाइस, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्निकल एरर तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये प्लेन 21 वर्ष पुराना है और कोई भी एयरप्लेन अगर 15 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसे हर महीने एक स्पेशल मेंटेनेंस के लिए भेजना पड़ता है, जो कि ये सौर्या एयरलाइंस फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ, आपने सही सुना, ये फॉलो नहीं कर रहा था। इस प्लेन का 3 महीने से ज़्यादा हो गया था मेंटेनेंस किए हुए, और ये मेंटेनेंस के लिए ही जा रहा था, लेकिन सिर्फ नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, यानी कि इस प्लेन का कोई भी स्पेशल मेंटेनेंस नहीं हो रहा था काफ़ी महीनों से। तो आज की सारे वीडियो से हमारा एक कंफ्यूजन तो ये निकला है कि कोई एक टेक्निकल रीज़न हो सकता है जो कि मेंटेनेंस से कमी से हुआ होगा, और दूसरा रीज़न हो सकता है स्टॉल कंडीशन, जो कि स्टॉल कंडीशन पायलट के फिजिकल रीज़न से भी हो सकता है। क्योंकि कैप्टन का जान बच गया है और वो खतरे से बाहर है, तो कुछ ही दिनों में हमको पता लग जाएगा कि आखिर क्या हुआ था उसमें, और इस पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है, और कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही महीनों में इसका ऑफिशियल रीजन भी हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल रीजन आता है, मैं आपको वीडियो का पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगा और मैं बताऊँगा इसका ऑफिशियल रीजन क्या है। लेकिन आज के इस वाले वीडियो से हम 2 वे कन्फ्यूजन में निकले, या तो फिजिकल रीजन भी हो सकता है जो कि पायलट की कमी से हुआ होगा, या फिर मेंटेनेंस की कमी से इसमें एक टेक्निकल एरर आ गया होगा। ये 2 रीजन सबसे मेन रीजन है, और ये रीजन क्यों आया होगा ये तो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR से ही पता लग सकता है, जो कि ब्लैक बॉक्स में होता है। ब्लैक बॉक्स यानी कि इसमें 2 चीज़ इसमें होता है, एक FDR एक CBR। CBR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसमें कॉकपिट में जितने भी बात होती है पायलट के बीच वो सारी बात रिकॉर्ड की जाती है। FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, इसमें कोई भी प्लेन का A to Z इन्फॉर्मेशन होता है FDR में, यानी कि इसमें कितने बज के कितने टाइम, कितने सेकंड, कितने मिली सेकंड में प्लेन का कौन सा भाग कितना डिग्री पे घुमा हुआ था, कितना इसका स्पीड था, क्या प्लेन का कंडीशन था, सब पता लगता रहता है। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रैश साइट से निकाल लिया गया है और इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पठा दिया गया है। मैं इस वीडियो में सिर्फ अनुमान किया हूँ और अपने एक्सपीरियंस से और जितने विजुअल सामने आए थे उस पर मैंने चर्चा किया हो, तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ और हो सकता है मैं सही भी। मैं गलत हूँ या सही हूँ वो तो आने वाला वक्त में पता लगेगा, लेकिन आपको एक चीज़ और सीखने को जरूर मिला होगा कि स्टॉल कंडीशन क्या होता है और कैसे ये डैमेज कर सकता है, ये तो आपको जरूर पता लग गया होगा। तो अब आते हैं फिर दूसरे टॉपिक पे, यानी कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ इसमें टोटल 18 लोगों की जान गई, और इससे कुछ दिन पहले एक त्रिशूली रिवर में 2 बस लैंडस्लाइड के कारण नदी में गिरता है, और नदी उस बस को कहाँ लेकर जाता है पता ही नहीं लगता है। और हालांकि ये मेरा इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग वो टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं इसी वीडियो में उसको कवर करना चाहूँगा। उस दिन त्रिशूली रिवर में नॉर्मल डे से 30 फीट ज़्यादा पानी भरा हुआ था, यानी कि इसमें तो हम साफ कह सकते हैं कि पानी का स्तर उसमें बहुत ज़्यादा था उस दिन। और कोई भी बस गिरेगा या फिर कुछ भी गिरेगा, उसमें ट्रक गिरे, बस गिरे, बस वहाँ पे एक जगह पे नहीं रख सकता है, क्योंकि त्रिशूली रिवर जहाँ पे वो गिरा था वहाँ का त्रिशूली रिवर का जो चौड़ाई था बहुत कम था, और वहाँ पे जो पानी था वो बहुत स्पीड से जा रहा था, यानी कि वहाँ पे कोई चांस नहीं बचता है कि वहाँ पे हम लोग कोई सर्च ऑपरेशन सिर्फ वहीं पे किया जाए, और यहीं पे एक बहुत बड़ा गलती होता है। जो भी पहले का 2 दिन का सर्च ऑपरेशन था सिर्फ वहीं पे कंडक्ट किया जाता है, जो कि वहाँ का 1 किलोमीटर के आसपास में, जो कि साथ गलत बात है। जिस दिन वो हादसा हुआ था उस दिन पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा था, और कोई भी सेंस नहीं बनता है, कोई भी लॉजिक नहीं बनता है कि वहाँ पे बस रुका होगा, क्योंकि पानी का स्पीड इतना था कि वहाँ पे बस का, ट्रक का, JCB से बड़े बड़े कंटेनर भी वहाँ पे रहा जाए। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बस था। और दूसरी बात, नेपाल, हम मानता हूँ कि नेपाल में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ऐसे हादसा को अच्छे से, रेस्क्यू ऑपरेशन को अच्छे से चलाया जाए, लेकिन हम लोगों के पास दिमाग तो है, हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करते तो हम इजीली पता लगा सकते थे कि वो बस कहाँ पे था। आज से 8 वर्ष पहले इंडिया में जब मुंबई में एक ब्रिज ऐसे ही टूटा था, और ब्रिज टूटने के बाद उस पर 5 से 6 बस डूब गया था, तो उस बस के पता लगाने के लिए सिर्फ एक हेलीकॉप्टर लाया गया, और उसमें 300 kg का एक मैग्नेट बना गया, और उस मैग्नेट से पूरे नदी में, पूरे रिवर में घुमाया गया, और वहाँ से 4 के 4 बस को एक साथ निकाला गया। सेम वही रेस्क्यू ऑपरेशन हम भी कर सकते थे, एक मैग्नेट ले आके और हेलीकॉप्टर में बांध के या फिर प्लेन में बांध के हम भी खोज सकते थे। तो इस कंडीशन में अगर हम 5 से 10 किलोमीटर के अंदर मैग्नेट से खोजते तो हम लोग को ज़रूर मिल सकता था वो बस।
लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाए। और आज नतीजा ये है कि 10 से ज़्यादा दिन हो गया है और हम लोग कोई भी बस को, दोनों में से कोई बस को खोज नहीं पाए हैं। लेकिन अभी भी हम क्या कर सकते हैं, अभी भी हम लोग के पास एक ऑप्शन है। जहाँ पे वो हादसा हुआ उसके 100 किलोमीटर के आगे एक डैम है और वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। उस डैम के नज़दीक में, यानी कि जो 5 किलोमीटर का रेडियस है उसके पास अगर हम मैग्नेट से या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी से, सिंपल टेक्नोलॉजी से भी खोजने की कोशिश करें तो वहाँ पे हम लोग को बस मिल सकता है। क्योंकि डैम के आगे पानी का जमावट होता है, यहाँ ऊपर का पानी डैम से नीचे जाता है और जो नीचे का पानी होता है या फिर नीचे कोई भी सामान जाकर बैठ जाता है वहीं पे रहता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है दोनों बस को मिलने का। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती हुआ था और उस गलती को अभी भी कैसे सुधारा जा सकता है। सो गाइस, आई होप सब कुछ समझ गए होंगे कि आखिर स्टॉल कंडीशन क्या होता है और ये सुली रिवर में जो इंसिडेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसमें क्या क्या कमियां हुई हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में और उस कमियां को कैसे अभी भी हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर चाहें तो। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्द इसका पार्ट 2 लेके, जब इसका कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।